जय हिंद। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है, इतना पढ़ना है। जैसे हम नियमित दोनों टाइम भोजन करते हैं शरीर को चलाने के लिए, इसी प्रकार किसी भी परीक्षा को फाइट करने के लिए हमें निरंतरता बनाए रखनी है, अध्ययन करते रहना है, तभी हम किसी एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहे आप जैसा। अब देखिए पहला प्रश्न, सोनार में हम उपयोग करते हैं, मतलब सोनार का उपयोग किस में किया जाता है, सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, सोनार में हम उपयोग करते हैं क्या, तो रेडियो तरंगों का, श्रव्य तरंगों का, पराश्रव्य तरंगों का, अपश्रव्य तरंगों का। तो हमें ये बताना है कि जो सोनार होता है एक यंत्र होता है, इसके द्वारा कौन सी तरंगों को डाला जाता है। देखिए सोनार एक यंत्र होता है, सोनार में पराश्रव्य तरंगें होती हैं। पराश्रव्य तरंगों को समुद्र में गहराई में कोई खोई वस्तुओं को पता करने के लिए, जैसे जहाज वगैरह या सामान है कोई, उसको पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार में परस्रव्य तरंगें होती हैं, तो परस्रव्य तरंगें जाकर क्या करती हैं, जो वस्तु होती है उससे टकराती है और टकराने के बाद प्रतिध्वनि के साथ वापस लौटती है। तो स्थिति पता चल जाती है कि समुद्र में कितनी गहराई पर किस जगह कौन सी वस्तु पड़ी है। तो सोनार में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, दो होगी या एक होगा या छः होगी या अनंत होगी। तो ध्यान रखना, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। हमेशा कितने बनते हैं, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे 30 अंश, 60 अंश या 90 अंश, जितने अंश अगर बन रहा है दो दर्पणों के बीच, अगर प्रतिबिंबों की संख्या पूछे तो कुल प्रतिबिंबों की संख्या की ट्रिक होती है 360 डिग्री बटा थीटा -1। ध्यान रखना, ठीक है। 360 में जितने डिग्री का कोण बनता है उतने को भाग कर देंगे, एक घटा देंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या निकल आ जाएगी। ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर होगा डी, अनंत। अगला क्वेश्चन है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग है। तो बताइए दूर संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से दृश्य प्रकाश का, इन्फ्रारेड का, अल्ट्रावायलेट का, माइक्रोवेव का, इन चारों में से किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है दूर संचार के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोवेव। इन्हीं को बोला जाता है सूक्ष्म, क्या क्या बोला जाता है, सूक्ष्म तरंगें। माइक्रोवेव को बोला जाता है सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें, दूर संचार में किसका प्रयोग किया जाता है, माइक्रोवेव तरंगों का या सूक्ष्म तरंगों का। माइक्रोवेव अंग्रेजी शब्द है और सूक्ष्म तरंगों को, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। तो कोई भी उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है अभिकेंद्र बल के, ध्यान रखना किससे लगाता है, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल के कारण ही कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ध्यान रखना। तो उपग्रह अपने कक्ष में अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, ये चक्कर लगाता है। तो कौन सा है, इसमें लिखा है अपकेंद्र बल। पहला अपकेंद्र बल ही, यानी कि अपकेंद्री बल, केंद्रामुखी बल, गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी, कोई अन्य बल। तो इनमें से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो अभिकेंद्र बल होता है, तो केंद्राभिमुखी बल बोला जाता है अभिकेंद्र बल को। इसका राइट आंसर होगा बी, अभिकेंद्र बल को बोला जाता है
विमुखी बल, ध्यान रखना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी होगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है, 1 कैरेट बराबर होता है। तो हीरे को जो तौला जाता है, मापा जाता है, तो इसकी इकाई क्या होती है? कैरेट में मापा जाता है। ठीक है, जो बिक्री वाला हीरा होता है उसकी इकाई क्या होती है? भार की कैरेट, कैरेट में मापा जाता है। तो 1 कैरेट बराबर कितना होता है? तो 1 कैरेट बराबर होता है 0.2 ग्राम होता है। कितना होता है? 0.2 ग्राम। अब यहाँ सब मिलीग्राम में दे रखा है, 100 मिग्रा के, 200 मिग्रा के, और 300 मिग्रा के, और 400 मिग्रा के। मिग्रा का मतलब मिलीग्राम आ दे रखा है ये। तो हमें क्या करना है, जब 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है तो इसको मिलीग्राम में बदलने के लिए 0.2 को 1 मिलीग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, 1000 का गुणा कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 2000। अब दशमलव एक अंक बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे, तो ये आ जाएगा कितना? 200 मिग्रा आ जाएगा, मिग्रा या मिलीग्राम। तो कौन सा आंसर होगा इसका? राइट आंसर बी होगा, 200 मिग्रा के, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 200। तो 1 कैरेट बराबर कितना होता है? 0.2 ग्राम होता है। और अगर मिलीग्राम में पूछा जाए तो 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम होता है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण वे दूर से दिखाई देते हैं। खतरे का जो निशान होता है लाल रंग का होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य अधिक है तो इसलिए दूरी से नजर आता है। तो वही कारण है, कह रहा है क्या कारण है इसका? इसकी तरंग दैर्घ्य लंबाई सर्वाधिक होती है, यह सुंदर होता है, ये खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है, उक्त कारणों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, इसकी तरंग दैर्घ्य की लंबाई सर्वाधिक होती है, यानी इसकी तरंगों की दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, यानी कि तरंग दैर्घ्य है सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण दूर से दिखाई पड़ जाता है। ठीक है, इसका प्रकीर्णन कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्या परिवर्तन होगा? बढ़ेगी, घटेगी? रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह बढ़ेगी या घटेगी, यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। इनमें से कौन सा सही बताइए? तो एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? घटेगी। तराजू की रीडिंग क्या होगी? घटेगी, ध्यान रखना। क्योंकि गहरी सांस जब व्यक्ति लेगा तो तराजू की रीडिंग घटेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन कम दर्शाया जाएगा। व्यक्ति का जब वजन कम हो जाएगा, जब गहरी सांस लेगा, तो स्वाभाविक है कि तराजू की रीडिंग क्या होगी? घट जाएगी। जब व्यक्ति सांस नहीं लेता तब तो रीडिंग बड़ी होगी, और जब सांस लेगा गहरी सांस तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? घटेगी, तो व्यक्ति का भार भी कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, घटेगी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कहने का मतलब है जो टीवी चलाने वाला रिमोट कंट्रोल होता है उनमें किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? इसका मतलब ये है, ध्वनि तरंगों का, प्रकाश तरंगों का, रेडियो तरंगों का, सूक्ष्म तरंगों का। तो जो टीवी चलाने वाले रिमोट कंट्रोल होते हैं उसमें औरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है अधिकतर, यानी कि ज़्यादा मात्रा में जो भी रिमोट बनते हैं उनमें औरक्त विकिरणों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें औरक्त विकिरण नहीं दिया तो ध्यान रखना, कुछ जो रिमोट कंट्रोल बनाए गए हैं या बनाए जाते हैं उनमें रेडियो तरंगों का उपयोग भी किया जाता है, रेडियो तरंगों का भी प्रयोग किया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? सी, रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। अगर औरक्त विकिरण देता तो औरक्त विकिरण हम सही करते, लेकिन औरक्त विकिरण दिया नहीं दिया तो हम रेडियो तरंगों का ही सही करेंगे, यानी कि राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है,
रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अत्यधिक होता है। अगला है ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता। चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर हैं, इनमें से कौन है बताइएगा। तो देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता। उसका कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। और एक व्यक्ति दूसरे की बात तभी सुन सकता है जब कोई माध्यम हो। तो जब वायुमंडल नहीं है तो माध्यम नहीं बनता। बिना माध्यम के ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता। तो ध्वनि तरंगों का संचरण न होने के कारण एक व्यक्ति दूसरे की बात नहीं सुन सकता। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ध्वनि प्रचारित करने का कोई माध्यम नहीं है, यानी कि माध्यम नहीं है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए माध्यम होना चाहिए। और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, यानी कहने का मतलब वायुमंडल दाब नहीं है। चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल न होने के कारण। चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल न होने के कारण ऐसा होगा, ध्यान रखना। तो माध्यम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जो खगोलीय दूरदर्शी है उससे कैसा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, वास्तविक और बड़ा। कैसा बनता है, तो खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और बड़ा बनता है। काल्पनिक का मतलब होता है आभासी, तो आभासी और बड़ा बनता है। खगोल दूरदर्शी से कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और बड़ा बनता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, काल्पनिक और बड़ा बनता है। ध्यान रखना, काल्पनिक मतलब होता है आभासी। अगर आभासी लिखा होता तो आभासी और बड़ा करते सही, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का क्या कारण है। कहने का मतलब है सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है। लाल दिखाई देने का क्या कारण है। तो पहला है प्रकाश का प्रकीर्णन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है प्रकाश का संपूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण। तो सूर्य उगते और डूबते समय, यानी कि सूर्य उगते और डूबते दोनों समय लाल दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। खारे पानी को शुद्ध पानी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। प्रस्वेदन, उत्फुल्लन, विद्युत पृथक्करण, उत्क्रम परासरण। तो खारे पानी को शुद्ध पानी में बदलने की प्रक्रिया को उत्क्रम परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्क्रम परासरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक आयोडाइड। तो कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका, सिल्वर आयोडाइड, AgI इसका होता है फार्मूला। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या किया जाता है कि सिल्वर आयोडाइड या सूक्ष्म बर्फ हवाई जहाज द्वारा बादलों में क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का हवाई जहाज के साथ ले जाया जाता है और छिड़काव किया जाता है। या तो फिर एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकों से भी इन्हें बादलों पर छोड़ा जाता है। जो बादल होते हैं तो इच्छानुसार वर्षा कराई जाती है कृत्रिम विधियों द्वारा। तो या तो हवाई जहाज द्वारा सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे तत्व प्रयोग किए जाते हैं, इनका छिड़काव किया जाता है हवाई जहाज द्वारा बादलों पर, जिससे कृत्रिम वर्षा होती है। या तो पृथ्वी से जनरेटरों या एंटी एयरक्राफ्ट होते बंदूक होती हैं, उनमें इनको भरकर ऊपर छोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है, कृत्रिम वर्षा होती है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। अब देखिए, इसमें दिया है फ्रेयॉन। फ्रेयॉन का संबंध किससे है, तो फ्रेयॉन क्या होता है, एक प्रशीतक होता है। क्या होता है, प्रशीतक होता है, प्रशीतक होता है। तो इसका ए का हो जाएगा दूसरा। टेट्रा एथिलेट क्या होता है, टेट्रा एथिलेट ये होता है
अपस्फोट रोधी, ये पेट्रोल में काम करता है गाड़ियों में, अपस्फोट रोधी होता है, इसी को बोला जाता है एंटीनॉक। अगला है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या होता है? ये होता है आपका कीटनाशी। बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या होता है? कीटनाशी। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है? अग्निशमक होता है, आग बुझाने में काम करता है इसका। कार्बन टेट्राक्लोराइड किस रूप में काम आता है? अग्निशमक, यानी कि आग बुझाने के काम आता है। तो फ्रेयान का संबंध होता है प्रशीतक से, और ट्रेटा एथिलेट का काम होता है अपस्फोटरोधी से, एंटीनॉक से, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड का संबंध होता है किससे? कीटनाशक है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग होता है अग्निशमक, यानी कि आग बुझाने के काम। तो ए का दूसरा और बी का पहला, तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, अंगुलियों के निशानों की बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? तो अंगुलियों के निशानों की बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? स्वर्ण धूल का, मैग्नीज डाइऑक्साइड का, चारकोल का, फ्लोरोसेंट पाउडर का। तो ध्यान रखना, अंगुलियों के निशानों की बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है। किसका? फ्लोरोसेंट पाउडर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य अवयव क्या हैं? पहला है मेथेन, एथेन और हेक्सेन। दूसरा है मेथेन, पेंटेन, हेक्सेन। तीसरा है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। चौथा है मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। इन चारों में से बताइए कौन सा सही है। जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है एलपीजी, खाना बनाने वाली, उसमें किसका मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसमें एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। पूछा जाता है, ध्यान रखना, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन पूछा क्या जाता है कि पेट्रोलियम गैस, खाना बनाने वाली गैस में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? ब्यूटेन होता है, ध्यान रखना। तो एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है एलपीजी गैस में। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, खाना बनाने वाली गैस, कुकिंग गैस। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है या लगाया जाता है? बताओ इनमें से किसके लिए? तो टेटनस, पोलियो, प्लेग, टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया कुकर खांसी और टेटनस। अगला चौथा है डिप्थीरिया, पोलियो, कुष्ठ रोग। इन चार विकल्पों में से कौन सा सही है? डीपीटी का टीका किसके लिए लगाया जाता है, किन बीमारियों के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा सी। डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टेटनस, इन तीनों के लिए लगाया जाता है डीपीटी का टीका। ध्यान रखना, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टेटनस में लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस स्थित है, कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में। तो बताइए कहाँ स्थित है? तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस स्थित है नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, नई दिल्ली। कहाँ होगा? नई दिल्ली। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस स्थित है नई दिल्ली में। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग, अर्थराइटिस, निम्नलिखित में से किसके जमाव के कारण होता है? किससे जमाव से होता है? यूरिया जमाव के कारण, यूरिक अम्ल के कारण, एल्बुमिन के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण। तो इन चार विकल्पों में से बताइएगा किसके कारण शरीर के जोड़ों में गठिया रोग होता है? तो यूरिक अम्ल के कारण। किसके कारण? यूरिक अम्ल के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल जब हड्डियों में जमा हो जाता है, यानी कि कहने के बाद जोड़ों में, तो यूरिक अम्ल के कारण, जब यूरिक अम्ल बढ़ जाता है बॉडी में, तो हड्डियों में यूरिक अम्ल जमने लगता है,
जब यूरिक अम्ल जम जाता है जिसके कारण हमें जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द होने लगता है, वो यूरिक अम्ल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? यदि लंबे समय तक, कह रहा है, यदि लंबे समय तक उपवास रखा जाए तो शरीर के किस अंग पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? किस पर? पहले हृदय पर, आंत पर, फेफड़ों पर, गुर्दे पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दे पर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, गुर्दे, यानी कि किडनी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, यदि लगातार लंबे समय तक उपवास व्रत रखा जाए तो किडनी गुर्दे प्रभावित होंगे, किडनी गुर्दे प्रभावित होंगे, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? यह प्रयोग में आती है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, या किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए,